हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर 5 के नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस को। यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग किन प्रोसेस के द्वारा प्यूरिफाई करते हैं और क्यों करते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन प्रोसेस के बारे में बताया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कोलॉइडल सॉल्यूशन को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, कैसे उनको बना सकते हैं। तो अब हम लोग प्रिपरेशन करने के बाद ये जानेंगे कि कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग प्यूरीफाई कैसे करेंगे। अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनवांटेड चीज़ें उसमें मिक्सअप हो जाती हैं, तो उनको हम लोग कैसे अलग करेंगे, वो हम लोग अब इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। चलिए चलते हैं, आज की हम लोग यहाँ पर बात डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। सो गाइस, कोलॉइडल सॉल्यूशंस के अगर हम लोग प्यूरिफिकेशन की बात करें तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन जब हमारा बनता है तो उसमें क्या होता है, काफ़ी सारा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। इसके अलावा भी कुछ इम्प्योरिटीज़ उसमें देखने को मिलती हैं, जिनकी अगर हम लोग बात करें, जिसमें आपके आते हैं इलेक्ट्रोलाइट के कुछ ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट हालांकि ज़रूरी होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस की स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन अगर वो ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट अगर प्रेजेंट होंगे तो वो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन हमारा वो जम जाएगा, उसके थक्के जम जाएंगे, तो वो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन फिर नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों से कोलॉइडल सॉल्यूशंस को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, यानी जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उनको हमें इसमें से सेपरेट करना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को इस सॉल्यूशन से अलग कर दें। तो यही जो प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग कोलॉइडल पार्टिकल्स और बाकी चीज़ों को कोलॉइडल सॉल्यूशन से अलग करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो आपके इलेक्ट्रोलाइट हैं और भी बाकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको अलग करने की ही प्रोसेस आपकी कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाती है। तो आइए आगे हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस की, यानी किन किन मेथड से हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशंस को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम जानेंगे। तो पहली प्रोसेस है कोलॉइडल पार्टिकल्स को प्यूरिफाई करने की, वो है आपकी डायलिसिस। डायलिसिस प्रोसेस आपने सुनी होगी, जिनकी किडनी वगैरह ख़राब हो जाती है तो वो डायलिसिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जिसमें आपके ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो जाती हैं उनको समय समय पर अलग किया जाता है। आगे अब हम लोग डायलिसिस की अगर बात करें, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिज़ोल्व सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। यहाँ पर स्टूडेंट्स, डायलिसिस प्रोसेस में हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन से इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए डिफ्यूज़न प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम लोग एक मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन तो पास हो जाएगा, जबकि आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन उसमें से पास ना हो सके। ऐसा हम लोग कोई मेम्ब्रेन लेंगे या कोई शीट लेंगे या पेपर ले सकते हैं, जिसमें से क्या हो, आपका ट्रू सॉल्यूशन तो पास हो जाए, लेकिन आपका
कोलॉइडल पार्टिकल्स पास ना हो सके। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एनिमल मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं, जिसमें ब्लैडर का इस्तेमाल होता है खासकर। इसके अलावा पार्चमेंट पेपर आपका इसका लैब में यूज़ होता है। इसके अलावा सेलोफेन शीट आपने देखी होगी, जो बटर पेपर वगैरह होते हैं, तो इनका यूज़ करके भी जो है हम लोग डायलिसिस प्रोसेस कर सकते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे, तो जो एपरेटस इस प्रोसेस में यूज़ होता है उसको बोला जाता है डायलाइज़र। डायलाइज़र जो एपरेटस है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन से इम्प्योरिटीज़ हटानी है तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस को हम लोग जो है एक बैग में भरकर कुछ इस तरीके से रख देंगे। यहाँ पर एक बर्तन में डालेंगे जिसमें आपका फ्रेश वाटर जो है लगातार आपका उसमें अंदर बह रहा होगा, फ्रेश वाटर उसमें लगातार एंटर कर रहा होगा। अब आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, जो आपकी मेम्ब्रेन है यहाँ पर, इनके बीच में जो एनिमल मेम्ब्रेन है, जो आपने इस बैग में एक मेम्ब्रेन लगा रखी है, इससे क्या होगा, जो आपका ट्रू सॉल्यूशन होगा वो तो इसमें से निकलकर बाहर वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, और जो आपका कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे वो इस मेम्ब्रेन से बाहर नहीं निकल पाएंगे और इस बैग के अंदर ही रह जाएंगे। इस तरीके से जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारा बाकी इम्प्योरिटीज़ से अलग हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पहली प्रोसेस यहाँ पर समझ में आई होगी, जिसका यूज़ करके हम लोग कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं इम्प्योरिटीज़ से। तो इस प्रोसेस का नाम था डायलिसिस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस में स्टूडेंट्स, इसमें भी हम लोग वही सेम डायलिसिस प्रोसेस यूज़ करते हैं, बस इसमें क्या हो जाता है, जैसा कि अगर हम लोग डायलिसिस, सिंपल डायलिसिस की बात करें तो प्रोसेस काफ़ी स्लो होती है। इस प्रोसेस को तेज़ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोडायलिसिस का हम लोग वहाँ पर यूज़ कर पाते हैं जहाँ पर डिज़ोल्व सब्सटेंस जो है केवल इलेक्ट्रोलाइट है। केवल इलेक्ट्रोलाइट को अगर हमें अलग करना होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन से, वहाँ पर हम लोग जो है इलेक्ट्रोडायलिसिस का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई और दूसरे तरीके की इम्प्योरिटीज़ हैं, वहाँ पर आप इलेक्ट्रोडायलिसिस से जो है प्योरीफिकेशन केवल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम जो है इलेक्ट्रोडायलिसिस पड़ा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ किया जाता है। इसमें भी सेम तरीके से जैसा आपने डायलिसिस में देखा था, उसी तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। बस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पर जनरेट करते हैं। तो जो इसमें आयन प्रेजेंट होंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन में, वो अपोजिटली चार्ज जो इलेक्ट्रोड होंगे, यानी नेगेटिवली चार्ज आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रोड्स, उनके साथ ही अटैच हो जाएंगे। इस तरीके से हमें प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। आई होप आपको ये दूसरी प्रोसेस भी समझ में आई होगी। इसका यूज़ करके जो है हम लोग कोलॉइड सॉल्यूशन को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की बात करेंगे, जिसका यूज़ करके हम लोग जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट आपकी जो प्रोसेस है वो है आपकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ये कैसी प्रोसेस है, किस तरीके से ये वर्क करती है, तो हम बात करते हैं जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलॉइडल पार्टिकल फ्रॉम द solvent and soluble solute present in the colloidal solution by specifically prepared filtered। यहाँ पर बने बनाए फिल्टर्स का यूज़ ना करके हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का फ़िल्टर बनाते हैं, जो सभी तरीके के इम्प्योरिटीज़ को कोलॉइडल पार्टिकल से अलग करने में कैपेबल होता है।
क्योंकि जो है अगर हम लोग सिंपल फ़िल्टर पेपर का यूज़ करेंगे तो वो कोलॉइडल पार्टिकल्स उसमें से बाहर निकल सकते हैं, यानी कि पूरी तरीके से प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम लोग फ़िल्टर पेपर्स के जो उसमें स्मॉल पोल्स होते हैं जिनसे ट्रू सॉल्यूशन बाहर निकलता है, उसको अगर हम लोग उनके जो पोल्स हैं, छोटे छोटे जो होल्स होते हैं उनमें, इनकी अगर साइज को हम लोग कम कर देते हैं ताकि जो उसमें से कोलॉइडल पार्टिकल्स बाहर ना निकल पाएँ, इस तरीके की जो है फ़िल्टर पेपर, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड फ़िल्टर। जैसे नाइट्रोसेल्युलोज का यहाँ पर यूज़ किया जाता है अल्कोहल और ईथर के साथ एज ए फ़िल्टर पेपर। अब अगर हम लोग अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर की बात किया जाए तो इसका हम लोग कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे, इस तरीके के स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड फ़िल्टर को हम लोग कैसे बनाएंगे अल्ट्रा फ़िल्टर को। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फ़िल्टर पेपर को पहले कोलॉइडियन सॉल्यूशन में उसमें इनको सोक कर देंगे, थोड़ी देर डुबा देंगे। फिर इसको जो है फॉर्मल्डिहाइड से इसको थोड़ा सा हार्ड किया जाएगा और फिर इसको सुखा लिया जाएगा। फिर अगर हम लोग इस फ़िल्टर पेपर का जो अभी बना है हमारा, जब हम इसका यूज़ करेंगे तब क्या होगा स्टूडेंट्स, तब आपके जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन में जितनी भी बाकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी जो हैं अब इससे अलग किए जा सकती हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होने वाली, काफ़ी धीरे धीरे जो है इसमें फिल्ट्रेशन होने वाला है। अब अगर इसकी स्पीड को हमने बढ़ाना है, जैसा कि हमने डायलिसिस में किया था, वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके जो है डायलिसिस प्रोसेस को इंक्रीज़ किया था, उसकी स्पीड को। अब अगर हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की स्पीड को भी इंक्रीज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर प्रेशर और सक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। सक्शन और प्रेशर का हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। अब क्या होगा, फ़िल्टर जो आपका अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर है इसके ऊपर केवल कोलॉइडल पार्टिकल्स रह जाएंगे। फिर अगर इनको हम लोग प्योर डिस्पर्सन मीडियम से अटैच करते हैं, उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन इस केस में हमें मिलने वाला है। तो आपको समझ में आया होगा, जिसमें हम लोग एक स्पेशल टाइप के जो है फ़िल्टर पेपर जिसमें हम लोग बनाते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के लिए, वहाँ पर जो प्रोसेस आपकी कहलाती है उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। आई होप आपको जो है ये प्रोसेस समझ में आई होगी, जिसका यूज़ करके हमने कोलॉइडल पार्टिकल से इम्प्योरिटीज़ को दूर किया। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन कैसा है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स आइए जानते हैं कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। कोलॉइडल पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन से थोड़े बड़े होते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोलॉइडल जो सॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मिल्क आपका होता है, मिल्क में आपके वाटर से बड़े पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो है आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन से छोटे होते हैं। अब आगे अगर बात की जाए तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होंगी, जिसमें आपके आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये काफ़ी कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू वैल्यू शोन बाई ट्रू सॉल्यूशन एट सेम कंसंट्रेशन। तो अगर हम लोग जो है ट्रू सॉल्यूशन से अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करें, जिसमें आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इनमें काफ़ी कम चेंज देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशंस।
तो आगे जो है दूसरी बात, अगर इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये जो है आपके टिंडल इफ़ेक्ट शो करते हैं। ये आपने क्लास 9th वगैरह में भी पढ़ा होगा। टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है? किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन से अगर हम लोग लाइट पास करते हैं तो आपको उस लाइट का पाथ दिखाई देता था। से आप मिल्क से लाइट वगैरह पास करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइट का जो है पाथ आपको देखने को वहाँ पर मिलता है। तो इस इफ़ेक्ट को जो है सबसे पहली बार फैराडे ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया था, उसको डिटेल में स्टडी किया था टिंडल ने, इसीलिए इस इफ़ेक्ट को नाम दिया गया टिंडल इफ़ेक्ट। तो ये जो इफ़ेक्ट है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, जब लाइट रेज आपकी कोलॉइडल सॉल्यूशन से, आप यहाँ देख सकते हैं लाइट रेज जब हम यहाँ से पास कराते हैं तो क्या होता है कि लाइट का जो रास्ता होता है वो चमकने लगता है। यानी लाइट जिस पाथ से पास कराई गई है तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में उसका जो रास्ता है वो दिखाई देता है। अब टिंडल इफ़ेक्ट की बात की जाए तो टिंडल इफ़ेक्ट कब शो करता है? टिंडल इफ़ेक्ट तभी देखने को मिलता है जब आपका जो डिस्पर्स पार्टिकल्स हैं, जिनसे क्या हो रहा है, लाइट रेज यहाँ पर डिस्पर्स होती हैं। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जिनकी वजह से क्या होगी, ये लाइट रेज डिस्पर्स हो जाएंगी, बिखर जाएंगी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो आपके डिस्पर्स पार्टिकल्स हैं उनका डायमीटर जो है आपका लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, जो आपका डिस्पर्स फेस है और डिस्पर्सन मीडियम है उनके बीच में जो अंतर होना चाहिए वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें जो है ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, तभी जाकर वहाँ पर आपको टिंडल इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, और ज़्यादा इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और क्या रीज़न हो सकता है आपका टिंडल इफ़ेक्ट का? तो टिंडल इफ़ेक्ट का एक और रीज़न हो सकता है कि अगर आपका जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं उनका जो कलर है वो डिपेंड करता है लाइट की कितनी वेवलेंथ को जो है डिस्पर्स पार्टिकल वहाँ पर डिस्पर्स करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं लाइट की वेवलेंथ आपकी डिपेंड करेगी पार्टिकल्स के साइज और नेचर पर। भाई लाइट तो उतनी ही डिस्पर्स होगी जितने बड़े पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स अगर छोटे होंगे तो वो लाइट को ज़्यादा जो है बिखेर नहीं पाएंगे, डिस्पर्सन नहीं हो पाएगा। तो लाइट के पार्टिकल्स तभी ज़्यादा डिस्पर्स होंगे जब आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स के जो डिस्पर्सन मीडियम है उसके जो पार्टिकल्स हैं अगर उनका साइज बड़ा होगा तो लाइट की ज़्यादा वेवलेंथ डिस्पर्स होगी, और ज़्यादा वेवलेंथ डिस्पर्स होगी उसी के बेस पर जो है आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन का कलर डिपेंड करेगा। आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। आगे हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स ब्राउनियन मूवमेंट की। यानी कि जो आपके ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये ब्राउनियन मोशन यहाँ पर शो करते हैं। ये भी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशंस को देखते हैं, अगर कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिया है, अगर हम उसको देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तब आप देखेंगे कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है जिगजैग डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी कोई सीधे डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, दाएं बाएं किसी भी डायरेक्शन में जिगजैग मोशन में वो पार्टिकल्स आपके मूव करते हैं। तो ये मूवमेंट जो है वो पार्टिकल्स के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि डिपेंड करता है आपका पार्टिकल्स के साइज पर और विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशंस। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, इसी को हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। अब ये डिपेंड किस पे करता है ब्राउनियन मोशन? तो स्टूडेंट्स ये डिपेंड करता है आपका पार्टिकल्स के साइज पर। अगर पार्टिकल्स बड़े हैं
तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आपका वज़न कम है तो आप आसानी से जल्दी दौड़ भाग कर सकते हैं, और जिनका वेट ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा जो है एक्टिवली वर्क नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होता है कि अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज आपका ज़्यादा है तो क्या होगा, उनका मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा स्लो होगा। इसके अलावा अगर सॉल्यूशन की विस्कोसिटी पर भी ये डिपेंड करते हैं। अगर विस्कोसिटी जो है आपकी, सॉल्यूशन की विस्कोसिटी मतलब उसका गाढ़ापन, अगर सॉल्यूशन आपका ज़्यादा गाढ़ा होगा तो आपके पार्टिकल्स जो है स्लोली मूव करेंगे। लेकिन अगर विस्कोसिटी कम होगी, यानी कि सॉल्यूशंस आपके कम गाढ़े होंगे, तो आपका जो ये ब्राउनियन मोशन होगा उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ब्राउनियन मोशन है आपका, वो कुछ इस तरीके से आपका वर्क करता है। यहाँ पर आप देखें कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, जिगजैग मोशन शो करते हैं। और ये किस पर डिपेंड करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पर। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो जो आपके कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं ये क्या करते हैं, इन पर कौन सा चार्ज होता है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो जो जितने भी आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं इन सब के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर देखा जाता है। इस चार्ज का नेचर जो है वैसा ही होगा जैसा कि आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन का चार्ज होगा। अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव है तो इनके पार्टिकल्स का चार्ज भी पॉजिटिव होगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन अगर आपका नेगेटिव है तो इनके जो पार्टिकल्स हैं उनका जो चार्ज होगा वो भी नेगेटिव होगा। तो इसमें आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी कि जैसा आपका कोलॉइडल पार्टिकल्स का चार्ज होगा वैसा ही आपका जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन का चार्ज होता है। अब अगर आगे हम लोग बात करते हैं, द चार्ज ऑन द सॉल्यूट पार्टिकल्स इज ड्यू टू वन और मोर रीज़न। तो इनके ऊपर जो चार्ज होता है किसी भी पार्टिकल्स के ऊपर, तो वो क्यों होता है, तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। एक रीज़न हो सकता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सॉल्यूट पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्सन ऑफ मेटल्स। तो स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स में जो इलेक्ट्रॉन आपके अटैच हुए हैं मेटल के डिस्पर्सन से, उन पर डिपेंड करता है। इसके अलावा ये डिपेंड करता है प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। आयंस के जो है एड्जॉर्प्शन पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के आयंस को जो है पहले एड्जॉर्ब करता है। आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होंगी। आज आपने प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना है कोलॉइडल सॉल्यूशंस की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।